नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिनास का पंच में आज बात होगी शुवेंदु के शपथ ग्रहण की और फर्स्ट डे के फर्स्ट शो की, जिसमें हर तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। जी हाँ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन अगर आप उस शपथ ग्रहण समारोह की एक तस्वीर को डिकोड करेंगे ना, तो उसमें सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में कैसी सरकार होगी, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और वो तस्वीरें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जी हैं। समीर जी और मैं मिलकर आज की जो तस्वीरें हैं ना, जिनको आप ज़रा, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी तो एक एक करके आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि पश्चिम बंगाल की सरकार के एजेंडा में सबसे आगे क्या रहने वाला है, वो सरकार कैसी होगी, केंद्र का फोकस कितना रहने वाला है, कौन से हैं मुद्दे रहने वाले हैं। सब कुछ आज के शपथ ग्रहण में छिपा हुआ था। मैसेज जो है हर तरह से देने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जब शपथ लेने के लिए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचते हैं, तो उनके अटायर को देखिए। अटायर था भगवा। समीर जी, भगवा तो आपने भी पहना हुआ है लेकिन शुवेंदु जी एकदम बिल्कुल भगवा में होकर आए थे। तो जाहिर सी बात है, शुवेंदु को हमने आमतौर पे सफ़ेद कुर्ते में देखा है, लेकिन आज के दिन खास तौर से वो भगवा रंग, वो सफ़ेद का गायब हो जाना, सोच समझ के पहना होगा। भगवा लहर है। अभी हिंदुत्व के जिसे कहते हैं ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं वो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शुवेंदु सरकार ने आज ये संदेश देने की कोशिश की होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भगवा सरकार बनी है और ये हिंदुत्व की सरकार बनी है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी अगर आप शुवेंदु अधिकारी के बयान देखेंगे, तमाम रैली में उनके भाषण देखेंगे, पत्रकार वार्ता में उनके बयान देखेंगे, तो वो इस ओर की इशारा कर रहे थे कि भाई अब बहुत हरे रंग से बंगाल को रंग दिया गया है, भगवा से रंगने की बारी है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने संदेश देने की बंगाल की जनता को कोशिश की है कि आप चाहते थे कि भगवा सरकार बने, तो पूरी बंगाल भगवा रंग में रंग गया है और मैं भी भगवा रंग में आ रहा हूँ। और ये सरकार की दिशा और काम करने का तरीका उन्होंने बता दिया है कि अब बंगाल की सरकार किस दिशा के अंदर कैसे काम करने वाली है। सर, जिस तरह से आज शुवेंदु ने भगवा चुना था, तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से शुवेंदु को हमने देखा है चेंज होते हुए 2021 के चुनाव में देख लीजिए, ठीक है, तब भी वो फायर ब्रांड नेता थे, ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, लेकिन हिंदुत्व को लेकर जो उनका वोकल होना है, अब देखिए पिछले गत सालों में हिंदुत्व को लेकर वो बिल्कुल फुल फ्लेज वोकल हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सीधे सीधे बात करते हैं सनातन की, विजय की। सबका साथ सबका विकास नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं जो हमारा है उसका साथ और जो हमारे साथ उसी का विकास। तो शुवेंदु ने अपनी इमेज जो है, जिसे कहते हैं, बिल्कुल चेंज कर ली है। और ये हमने हेमंता को करते हुए देखा है। असम में कांग्रेस के नेता थे, शुवेंदु टीएमसी के नेता थे, और ये दोनों बीजेपी की भगवा और हिंदू राजनीति में ऐसे रच बस गए हैं कि कई बार तो लगता है बीजेपी के नेताओं से भी ज़्यादा वोकल हो गए हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर असम की बात करें तो असम में हेमंता विश्व शर्मा मन से हिंदुत्व के थे, भगवा रंग में रंगे थे, लेकिन कांग्रेस में थे, तो उन्हें पार्टी की लाइन के बाहर निकलना नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि तरुण गोगोई लगातार वहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस आसाम में घुसपैठियों को जगह दे रही है, उनको बिठा रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर मेरी राजनीति नहीं कर सकता, मैं हिंदुत्व का आदमी हूँ, तो मुझे पार्टी छोड़ना पड़ेगी। और वो छोड़कर वो कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और 5 साल जिस तरीके से वो काम करते हैं, भले ही चुनाव प्रचार में वो बोले कि भाई मियाँ घुसपैठ, लेकिन मियाँ का तात्पर्य उनका था कि जो बांग्लादेश से घुसपैठ आए, वो असमिया मुसलमानों के लिए मियाँ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो उन्हें आसाम का ही नागरिक मानते हैं। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई जो बांग्लादेश से घुसपैठी आ गए, मैं उनके साथ कोई रहम नहीं करूँगा, उन्हें प्रदेश छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन जो बांग्लादेश के ओरिजिनल मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मैं उनके लिए काम करूँगा। और कांग्रेस में जिस तरीके से 19 में से 18 सीटें अगर मुस्लिम के जीतते हैं, तो ये संदेश देने की कोशिश की हेमंता विश्व शर्मा ने कि भाई हिंदुत्व का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और प्रचंड जीत के साथ जिस तरीके से उन्होंने असम में सरकार बनाई है, तो हिंदुत्व के नाम पर हेमंता आगे बढ़े। वही बंगाल के अंदर शुवेंदु ने देखा, जब शुवेंदु तृणमूल कांग्रेस में, तो उन्होंने देखा कि ममता बनर्जी किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए किस तरीके से टीएमसी में शामिल होते हैं, अपने आधार कार्ड बनाते हैं और बांग्लादेश की बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें लगा कि वो यहाँ बहुत ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, अमित शाह का स्वागत करते हैं और फिर वो विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करते हैं, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति को, मुसलमानों के पक्ष में जो राजनीति करती है उसको एक्सपोज करने का विधानसभा में काम करते हैं, जमीन पर, सड़क पर उसका संघर्ष करते हैं और लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान। और जब सरकार आती है, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना जाता है, तो आज जब वो शपथ ग्रहण होता है तो वह जो भगवा कुर्ता पहनकर बताते हैं कि भाई ये भगवा सरकार है। और अब ये भी देखिए, जब चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में प्रचार करने जाते हैं, हाँ, चप्पल उतार के वो उनको चप्पल उतार के दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये बताते हैं कि भगवान के प्रति
उनके मन में क्या सम्मान है। मुख्यमंत्री तो बहुत और भी गए थे प्रचार करने, लेकिन शुभेंदु ने सिर्फ योगी आदित्यनाथ का अगर वो साष्टांग प्रणाम दंडवत होकर प्रणाम किया तो ये भगवा के प्रति, एक संत के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति उनका सम्मान था। तो उन्होंने तभी संदेश दे दिया था कि भाई आने वाला समय बंगाल में भगवा का होने वाला है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं ने भी जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ है वो मैंडेट दिखता भी है। अब योगी जी का जिक्र हुआ है सर, तो आज योगी जी एक और तस्वीर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। वो तस्वीर थी कि योगी जी के पास जब आए शुभेंदु, प्रणाम किया उनको और योगी जी ने उनको फिर भगवा पटका पहराया है, ठीक है, तो उसमें भी संदेश छिपा हुआ है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि योगी जी ने उनको भगवा पट्टा पहनाया और संदेश है कि भाई अब आपको जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार किया है, जिस तरीके से महिलाएं यहाँ सुरक्षित हो गई, जिस तरीके से जो तमाम अपराधी थे वो उत्तर प्रदेश से बाहर हुए, तो योगी आदित्यनाथ का संदेश है कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है वैसा ही आप बंगाल में कीजिए। और मुझे लगता है बंगाल में भी उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। और शुभेंदु अधिकारी चूंकि टीएमसी से निकले हैं तो वो टीएमसी की राजनीति को जानते हैं, वो ममता बनर्जी की राजनीति को जानते हैं। तो सिर्फ सरकार चलाने में ही नहीं, मुझे लगता है कि विधानसभा में भी जब 80 विधायकों के साथ ममता बनर्जी के विधायक रहेंगे, हालांकि ममता बनर्जी विधायक नहीं है, ममता बनर्जी के विधायक जब सदन के अंदर हंगामा करेंगे तो उनको तमाम तरीके से जवाब देने में मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी बहुत सक्षम रहेंगे। और जो अमित शाह जी ने कहा था शुभेंदु अधिकारी के लेकर चुनाव करते वक्त कि भाई पहले तो ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में चली गई थी, नंदीग्राम में, तो मैं हार गई। इस बार तो भवानीपुर में आके हराया है। तो शेरनी को भीगी बिल्ली बना दिया जो अमित शाह जी ने कहा था। तो मुझे लगता है कि अब बंगाल को दीदी ने दादा मिला है, भाई मिला है सबका, तो वो उसी तरीके से वहाँ काम करेंगे। बिल्कुल, तो हमने दो तस्वीरें डिस्कस कर ली हैं, एक शुभेंदु का खुद के लिए भगवा पहनना, फिर योगी जी का उनके गले में भगवा पट्टा पहनाना। अब एक और तस्वीर के पास आते हैं। वो तस्वीर बहुत बड़ा संदेश देती है और वो संदेश देती है बीजेपी की कार्य प्रणाली को लेकर और बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना कितना महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है और पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना बीजेपी का जैसे कहें बहुत दिल के करीब वाला एजेंडा रहा था। तो इसलिए दशकों से सतत निरंतर प्रयास हो रहा था और जिस तरह से बातचीत कई बार होती थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी, तो बताते थे कि ये जीत सिर्फ एक राज्य की जीत या नंबर जीत नहीं है, ये जीत का बहुत इमोशनल और पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे में आज जब हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो करीबी थे, दोस्त थे, 90 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, माखनलाल सरकार 98, तो उनको जैसे जब शॉल पहनाया उन्होंने, उनका सम्मान किया, तो एक बहुत ही भावुक क्षण था, वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और जब एक कार्यकर्ता देखता है ना कि भाई देखो मुखर्जी जी का सपना फाइनली पूरा हो रहा है, उनका दोस्त उसका गवाह बन रहा है और देश का प्रधानमंत्री पैर छूकर उससे आशीर्वाद ले रहा है और इस महत्वपूर्ण वक्त में उसे भुलाया नहीं गया है, ये एक वैल्यू है। तो संगठन, पार्टी, कार्यकर्ता कितना मोटिवेट होता है, क्या संदेश छिपा होता है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात आज प्रधानमंत्री मोदी अगर माखनलाल सरकार को अगर नहीं भी बुलाते स्टेज पर, अगर सम्मान भी नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता? भारतीय जनता पार्टी किसी को पता भी नहीं होता, शायद पता भी नहीं होता कि वो है हाँ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है कि 1952 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में जेल जाते हैं, जो 1952 से लगातार संघ की शाखाओं में जाते रहते हैं, जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उस समय जनसंघ के लिए जो सदस्यता अभियान कर लेते हैं और 10,000 एक साल के अंदर जनसंघ के सदस्य बनाते हैं, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथों जो प्रताड़ित होते हैं, उसके बाद वो कम्युनिस्टों के हाथों प्रताड़ित होते हैं, उसके बाद वो ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा नहीं छोड़ते। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए जो वहाँ काम करते हैं, 98 ईयर्स ओल्ड का सम्मान करके प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि बंगाल में अगर सरकार बनी है तो ऐसे कार्यकर्ताओं, ऐसे स्वयंसेवक के दम पर बनी है, ऐसे असंख्य स्वयंसेवक कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के लिए दिया, संघ के लिए दिया और इन्हीं के कारण आज बंगाल में हम सरकार बनाने की स्टेज पर पहुंचे और सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है और देश भर के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया है कि आप जो पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए काम करोगे जमीनी स्तर पर, वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसको संज्ञान में लेता है और सार्वजनिक आपका सम्मान करेगा, आप पार्टी के साथ कमिटेड होकर काम करते रहेंगे। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया की भारतीय जनता के सभी राजनीतिक दलों के लिए संदेश है। लेकिन यह वो दल जो परिवार की राजनीति करते हैं, परिवारात की राजनीति करते हैं, वह इस संदेश को कभी नहीं समझ पाएंगे कि कार्यकर्ता होना और कार्यकर्ता का सम्मान होना कितनी बड़ी बात किसी के लिए होती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, प्रधान सेवक मानते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि मैं पहले पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके बाद देश का गृह मंत्री अपने आप को मानते हैं। तो पार्टी के प्रति समर्पण ये बताता है और यही कारण रहा कि जो माखनलाल
सरकार है वैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे कार्यकर्ताओं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी देश के 75% भूभाग पर राज कर रही है। इतनी बड़ी पार्टी इसी कारण बन पाई है। चलिए, तो एक संदेश इस तस्वीर में छुपा हुआ था। एक और तस्वीर थी जिसका जिक्र अगर कल विधायक दल की बैठक के दौरान अमित शाह ने भी किया था कि ये जीत, ये जो अपार सफलता है, ये उन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में इस पूरे संघर्ष में अपनी जान गंवाई थी, हिंसा का शिकार हुए थे। और आज एक पूरा मेमोरियल बोर्ड था, उस पर नाम लिखे हुए थे 321 या 23 लोगों के, तो उनके नाम लिखे हुए थे। क्या आप भूले नहीं है संघर्ष में, जीत की खुशी में आप बलिदान देने वालों को नहीं भूले हैं? और यही कुछ अंदाज ममता दीदी का भी था, अगर मैं याद करूं तो। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज अमित शाह ने जो कल जिक्र किया कि 321 लोगों ने जान गंवाई है, जान तो और ज़्यादा लोगों ने गंवाई होगी, लेकिन 321 सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मारे गए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र करा कि हमारे कार्यकर्ताओं का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उन लोगों ने जान दी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने की स्टेज में आई है। और मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बन गई है तो आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि उनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के कार्यालय में इनके लिए एक अलग से मेमोरियल बनाया जाएगा। तो ये बताता है कि अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करना, शीर्ष नेतृत्व अगर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की इतना चिंता करेगा, उनके बारे में जिक्र करेगा, शपथ ग्रहण जैसे इतने बड़े कार्यक्रम में उन लोगों को याद रखेगा, तो कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा जो समर्पण है पार्टी के प्रति वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और इस कार्यक्रम में मेरी अगर जान भी चली जाती है तो आने वाली पीढ़ी मेरे इस योगदान को, मेरे इस त्याग को याद रखेगी। मुझे लगता है कि यही है जो भारतीय जनता पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों से अलग करता है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन सकी है। बिल्कुल, देखिए आप अपने कार्यकर्ताओं को कभी भूलते नहीं हैं, एक डेकोरम, एक सिस्टम जो है वो हमेशा तैयार रहता है। तो ये मैसेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब अपार सफलता आपको मिलती है तो सफलता के जश्न में आप इस कदर खोते नहीं हैं कि सिर्फ खुद को याद रखें। ज़मीन का जो कार्यकर्ता है, और हमेशा प्रधानमंत्री हूँ, अमित शाह हूँ, पार्टी अध्यक्ष हूँ, वो एक ही बात दोहराते हैं कि सबसे पहले कार्यकर्ता है। तो एक और तस्वीर थी, जो दो तस्वीरों का जिक्र मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने झुककर नमस्कार करते हैं। देश का प्रधानमंत्री वो जानता है कि जो एक वाक्य उन्होंने कहा था, भय भरोसा, और भरोसा ऐसा दिया कि अपार सफलता दी, तमाम जो गणित थे वो फेल हो गए, ऐसा भरोसा दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। और उस भरोसे को वो जानते हैं, सर माथे पर बैठाते हैं और अश्योरेंस दे रहे थे आज उस तस्वीर के जरिए। निश्चित रूप से आप देखिए पिना 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों का मैंडेट मिला ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो संसद में उन्होंने इसी तरीके से पूरा झुककर संसद को प्रणाम किया था और कहा था कि भाई देश की जनता ने मुझे इतना बड़ा मैंडेट दिया है, ये उनके प्रति मेरा सौभाग्य और मैं समर्पण अपने व्यक्त करता हूँ। और वही प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल में अब उनको प्रचंड बहुमत मिलता है 207 सीटों का, तो आज वो बंगाल की जनता को साष्टांग नतमस्तक होकर बताते हैं कि आपका जो मैंडेट मिला है उसको मैं हमेशा याद रखूंगा और भारतीय जनता पार्टी इसको याद रखेगी। और आपसे जो भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं चुनाव प्रचार के दौरान, वो सब वादे भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि 2015 तक 2011 से लेकर 2026 तक का ममता बनर्जी का जो कार्यकाल था और 1977 से लेकर 2011 तक का जो कम्युनिस्टों का कार्यकाल था, अब भारतीय जनता पार्टी आपको काम करके दिखाएगी और आपको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में आना क्यों जरूरी था। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने आज संदेश देने की कोशिश की। उस जिम्मेदारी को उन्होंने समझा, उस भरोसे को उन्होंने समझा, उसका शुक्रिया अदा किया और एश्योरेंस भी दिया कि डबल इंजन की सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला जिसे कहते हैं वो फिर से बनाएगी। बस अब एक आखिरी तस्वीर की बात कर लेती हूँ। अमित शाह का शुवेंदु अधिकारी का पीठ थपथपाना, प्रधानमंत्री का उनका पीठ थपथपाना। बीजेपी की परिपाटी है कि राज्य में अभी ऑफ लेट हमने देखा है कि राज्य में सीएम होता है, डिप्टी सीएम भी होते हैं, लेकिन शुवेंदु को बिल्कुल फुल ऑन एकला चलो कमान दी है। बंगाल की उस चरित्र को कैरी फॉरवर्ड किया है जिसमें मुख्यमंत्री सब कुछ होता है, ताकतवर होता है और भरोसा जो जताया है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। कल जब शुवेंदु अधिकारी एयरपोर्ट पर अमित शाह जी को रिसीव करने गए थे और अमित शाह ने जिस तरीके से उनकी पीठ थपथपाई, तभी ये लग गया था कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी पीठ थपथपाई है। तो निश्चित रूप से पूरा फ्री हैंड शुवेंदु को दिया गया है। कहीं भी ये बताने की कोशिश की गई है कि शुवेंदु में किसी तरह का अंकुश लगाया जाएगा, 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि पूरा फ्री हैंड दिया। हालांकि साथ में 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि भाई शुवेंदु ही सरकार के मुखिया है और जो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सरकार आई है उसमें शुभेंदु की बड़ी भूमिका है, क्योंकि 5 साल विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरीके से काम किया, लगातार ममता बनर्जी को विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने घेरा है, तो पार्टी को लगा और अमित शाह और मोदी जी को लगा कि शुभेंदु अधिकारी है जो पार्टी को यहाँ से आगे लेकर जाएंगे, तो उनमें पूरा भरोसा जताया। और मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला है शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के रूप में चयनित करने का। वो परफॉर्म करके दिखाएंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। एक मंत्री के रूप में रहे हो, एक विधायक के रूप में रहे हो, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई इसमें वो खरे उतरे हैं। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की चॉइस कभी गलत नहीं हुई है, तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बन गया है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र मजबूत गढ़ बन गया है, गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी का है, हरियाणा में 3 बार की सरकार बना ली है, मुझे लगता है कि बंगाल भी वैसा ही मजबूत गढ़ बनेगा। चलिए, तो आज और महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी ने 56 साल की उम्र में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और शुभेंदु अधिकारी भी ने 56 साल की उम्र में मुख्यमंत्री की शपथ ली है। चलिए, तो देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, सपोर्ट पूरा है। तो आज जो पूरा शपथ ग्रहण था उसमें तस्वीरों के जरिए हमने समझने की कोशिश की है कि भाई सरकार की दशा दिशा क्या होने वाली है, कितनी बड़ी ये जीत थी, क्या कुछ मैसेजिंग थी, चाहे वो शुभेंदु का भगवा पहनना हो, योगी का उनको भगवा पटका पहनाना हो, प्रधानमंत्री का पीठ थपथपाना हो, उनका पैर छूना हो, या फिर दंडवत प्रणाम करना हो, या फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथी और दोस्त का सम्मान करना हो। तो इस पूरे शपथ ग्रहण की इन 6-7 तस्वीरों में जो मैसेज आपके लिए हम लेकर आए थे, हमने उसको डिकोड करा समीर जी के माध्यम से। समीर जी, आप इस पूरे एनालिसिस में हमारे साथ शामिल हुए, जिसमें आपने बताया कि आज के शपथ ग्रहण ने ही बता दिया है कि सरकार कैसी होगी, किस तरह से काम करेगी, कौन होगा सरकार का मुखिया। आज पिनास का पंच में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप बने रहिएगा, लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंडिया टीवी।